पार्टनरशिप फॉर्मेशन। पार्टनरशिप फॉर्मेशन में हमने जो पहला लेक्चर था वो कैश कंट्रीब्यूशन का हमने देखा, उसके साथ कैश एंड फिक्स एसेट कंट्रीब्यूशन का देखा, ठीक है। और तीसरा हमारे पास पार्टनरशिप फॉर्मेशन में मर्जिंग। मर्जिंग का हमारे पास टॉपिक आ रहा है। मर्जिंग में क्या होता है, हमारे पास पहले से दो पार्टनर बिजनेस कर रहे होते हैं, यानी मिस्टर ए, इसकी बैलेंस शीट आपके पास होएगी, पहले से बिजनेस कर रहे हैं। मिस्टर बी, इसकी भी बैलेंस शीट आपके पास होएगी, पहले से बिजनेस कर रहे हैं, ठीक। अब मर्जिंग में हमारे पास दो क्राइटेरिया होते हैं। मर्जिंग में हमारे पास दो तरह के क्राइटेरिया होते हैं। एक तो होती है बुक वैल्यू, ठीक है ना, यानी जो आपने एग्री किया है बुक वैल्यू पे किया, बैलेंस शीट में जो दी हुई है उसी वैल्यू को ले लेंगे, पहली एग्जांपल। और दूसरी एग्जांपल हमारे पास होते हैं डिफरेंट वैल्यू, ठीक है। नॉट बुक वैल्यू इज अ डिफरेंट वैल्यू, नॉट बुक वैल्यू इज एक्सेप्टेड डिफरेंट वैल्यू, ठीक है। सेकंड तरीका आपके पास क्या होता है, पहला तो आपके पास आ गया बुक वैल्यू और दूसरा आपके पास आ गया नॉट बुक वैल्यू। मर्जिंग के अंदर क्या करते हैं, हम दो कारोबार पहले से हो रहे हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी पहले से सेम पैटर्न का बिजनेस कर रहे हैं। मर्जिंग के अंदर क्या होता है, पहले से दोनों सेम पैटर्न का बिजनेस कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे इनका कारोबार और इनका कारोबार दोनों का एक ही है, यानी दोनों कार काम कर रहे थे कार शोरूम का, इनके पास कार की शोरूम थी, मिस्टर ए के पास भी मिस्टर बी के पास भी, सेम टाइप ऑफ पैटर्न बिजनेस था। अब इन दोनों ने कहा कि हम पार्टनरशिप बना लेते हैं। अब पार्टनरशिप बनाएंगे तो एक तरीके कार होता है कि जो बैलेंस शीट की जो वैल्यू है उसी को ले लें, उसको कहते हैं बुक वैल्यू। एक तरीके का कार ये होता है कि बैलेंस शीट की वैल्यू से वो एग्री नहीं कर रहे हैं, वो डिफरेंट वैल्यू एक्सेप्टेड कर रहे हैं, यानी वैल्यू को, बुक वैल्यू को और जो बैलेंस शीट की वैल्यू है उसको अप एंड डाउन कर रहे हैं, कुछ को इंक्रीज कर रहे हैं, कुछ को डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास मर्जिंग कहलाती है। मर्जिंग के अंदर जो हमारे पास मसाइल आते हैं, मर्जिंग के पास हमारे पास जो मसाइल आते हैं, आपके पास एक मसला जो प्रॉब्लम आएगा मर्जिंग के अंदर, मर्जिंग में जो प्रॉब्लम आपके पास जो फेस करते हैं हम, एक तो हमारे पास है अकाउंट रिसीवेबल दिया होगा, फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपये बैलेंस शीट के अंदर होता है। इसी तरह अलाउंस फॉर बैड डेट्स हमारे पास दिया होगा, कितने से 20,000 से, कितने आ गए हमारे पास 80,000। ये 80,000 हमारी क्या कहलाती है, बुक वैल्यू कहलाती है। ये जो वैल्यू हमारे पास दी हुई है ये हमारी क्या है, बुक वैल्यू। अब वो कहता है कि एग्री किया बुक वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, इसकी एंट्री पास अकाउंट से आपका डेबिट में आ जाएगा, कितने से 1,00,000 से, और अलाउंस फॉर बैड डेट्स आपका क्रेडिट में आ जाएगा, कितने से 20,000 से। ये और वो बुक वैल्यू एग्री नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि दूसरा तरीका आपके पास, पहला तरीका क्या आ गया बुक वैल्यू का, अब मैंने दूसरा तरीका बताया बुक वैल्यू पे एग्री नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि अकाउंट रिसीवेबल इज टू रियलाइज वैल्यू ऑफ रुपीज, कह रहा है कितने से, कह रहा है 90,000 से। वो कह रहा है अकाउंट सेल कितना, रियलाइज टू बी वैल्यू ऑफ 90,000। तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे आप, अकाउंट सेल डेबिट करेंगे कितने से, 1,00,000 से, और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट करेंगे कितने से 10,000 से। हो गया 90,000, ठीक है ना। यानी क्या करेंगे आप, अकाउंट सेल डेबिट में लेंगे, अलाउंस फॉर बैड क्रेडिट में लेंगे, अकाउंट सेल इतने में आएगा इतने में, ठीक है। यानी ये जो आपके पास अलाउंस फॉर बैड डेट्स है, ये आपके पास कैसे हो जाएगा, देखिए 1,00,000 रुपये आपका अकाउंट रिसीवेबल था, माइनस करेंगे 10,000 तो कितना आ जाएगा 90,000। यही इसने कहा था, यही 90,000 में निकाला। इस तरह करेंगे, अकाउंट सेल की वैल्यू डेबिट में आएगी, अलाउंस फॉर बैड क्रेडिट में आएगी। एक और भी आपके पास आ सकता है, वो कह सकता है कि अकाउंट रिसीवेबल इज टू रियलाइज वैल्यू ऑफ ₹75,000, वो कहता है 75,000। अब इसको हम किस तरह एडजस्ट करेंगे, इसको हम इस तरह एडजस्ट करेंगे
अकाउंट सेल हमारे पास कितने का है, 1,00,000 का, लेस अलाउंस फॉर बैड डेट्स, और कितना कह रहा था ये, 75,000 वैल्यू कह रहा था, तो हमारे पास कितना आ जाएगा अलाउंस फॉर बैड डेट्स, 25,000। सही है। ये कह रहा था अकाउंट सेल की वैल्यू कितनी, 75,000, तो हमने किस तरह निकाला, ये रहा। ये कह रहा था अकाउंट सेल की वैल्यू 90,000, तो हमने किसने निकाला, 10 माइनस कर दिया। ये आपके पास था 80,000 वैल्यू थी असल एक्चुअल बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर ये वाली वैल्यू दी हुई थी आपके पास। हमारे पास बैलेंस शीट में पार्टनरशिप में ये वैल्यू थी। अगर बुक वैल्यू कह रहा है तो आपके पास ये आएगा अकाउंट्स फॉर डेबिट अलाउंस फॉर बैड क्रेडिट, कितने से, ये 1 और 20 से लेगा। अगर वो कहता है अकाउंट सेल की वैल्यू कितनी, 90,000, तो 90 किस तरह निकलेगी, 1,00,000 रुपये अकाउंट सेवल, अलाउंस फॉर बैड डेट 10 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 90 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो उसको कि जनरल एंट्री किस तरह पास करेंगे, अकाउंट सिवल और अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अगर वो कह रहा है अकाउंट सिवल की रिलाइज वैल्यू कितनी आपके पास, 75,000, तो 75,000 किस तरह निकलेगा, 1,00,000 रुपये अकाउंट सिवल है, अलाउंस फॉर बैड डेट कितना है, 25 से माइनस करेंगे तो 75 आ जाएगा। अब इसकी एंट्री जनरल में अगर हम इसको रिकॉर्ड करेंगे तो किस तरह करेंगे, अकाउंट सिवल हमारे पास आ गया 1,00,000, ठीक, और अलाउंस फॉर बैड डेट्स हमारे पास आ गए कितने से, 25,000 से। ये होगा 1,00,000 और 25,000। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम आती है किसमें, जब आप मर्जिंग कर रहे थे। अच्छा, एक और हमारे पास प्रॉब्लम आती है, ये तो थी हमारे पास डिस्कशन किसकी, आपके पास अलाउंस फॉर बैड डेट्स की। अच्छा, एक और भी होता है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हमारे पास, यानी आपके पास दिया होगा फर्नीचर 1,00,000 रुपये लेस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, मिसाल के तौर पे 25,000, तो हमारे पास कितना आया, 75,000 हमारी क्या निकल आ गई, बुक वैल्यू। ठीक है। अगर वो कह रहा है कि आपने बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है तो आप क्या करेंगे, फर्नीचर डेबिट कितने से, 75,000 से, तो ये एंट्री पास करेंगे। अगर वो कह रहा है बुक वैल्यू ले लें तो बुक वैल्यू ले लेंगे। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को हम रिकॉर्ड नहीं करते, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को हम रिकॉर्ड डेबिट या क्रेडिट नहीं करते इसमें, ठीक है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को हम रिकॉर्ड नहीं करते, हम सीधा सीधा ये ले लेंगे। इसी तरह अगर वो कहता है, ये तो थी बुक वैल्यू पहली एग्जाम्पल। अब दूसरी एग्जाम्पल में कहता है, क्या कहता है, फर्नीचर की जो वैल्यू है वो चेंज करता है। फर्नीचर एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹90,000, वो कह रहा है फर्नीचर की वैल्यू आपने एग्री किया कितने, 90,000। तो आप इस सूरत में क्या करेंगे, फर्नीचर डेबिट कर देंगे कितने से, 90,000 से। अगर वो कह रहा है फर्नीचर की वैल्यू, तीन तरह की वजूहात आ सकती है, तीन तरह की एग्जाम्पल आ सकती है। अगर वो कह रहा है फर्नीचर एग्रीड कॉस्ट ऑफ ₹70,000, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, फर्नीचर को डेबिट करेंगे कितने से, 70,000 से। फर्नीचर डेबिट कितने से, 70,000 से। तीन तरह की मिसालें आपके पास है। एक तो आपके पास बुक वैल्यू की आ गई, ये आपके पास बैलेंस शीट में फिगर दी हुई थी, ये आपके पास बैलेंस शीट थी। बैलेंस शीट में आपके पास फर्नीचर और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ था। फर्नीचर 1,00,000 रुपये, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 25,000, टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 75,000 आपकी क्या आ गई, बुक वैल्यू। उसने कहा कि बुक वैल्यू पे आप रिकॉर्ड कर लें। जब बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं तो हम क्या करेंगे, फर्नीचर डेबिट कर देंगे, बुक वैल्यू कितनी है, 75,000। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को हम रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है, डेबिट क्रेडिट नहीं करते। अब दूसरी सूरत हाल क्या है कि करें, फर्नीचर की कॉस्ट एग्री कितनी की है उसने, वैल्यू 90,000, जबकि वैल्यू कितनी थी, 75, बढ़ा दी, आपने 90 ले लिया, फर्नीचर डेबिट। इसी तरह कह रहा है फर्नीचर की कॉस्ट कितनी है, 70,000, तो आपने क्या किया, 70,000 फर्नीचर से डेबिट कर दिया, ठीक है। जो वैल्यू देगा आप उसको रिकॉर्ड करेंगे।
बुक वैल्यू पे जो बैलेंस शीट की वैल्यू उसको रिकॉर्ड करेंगे, और एग्रीड वैल्यू कम है ज़्यादा उसको रिकॉर्ड करेंगे। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को हम रिकॉर्ड नहीं करते, अलाउंस फॉर बैड डेट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। अलाउंस फॉर बैड डेट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को हम रिकॉर्ड नहीं करते। अलाउंस फॉर बैड डेट्स को हम क्या करते हैं, अप एंड डाउन करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास 20,000 थे, इसने कहा कि अकाउंट सोल्ड की वैल्यू कितनी होगी, 90,000, तो हमने क्या किया, अलाउंस फॉर बैड डेट्स को हमने कम कर दिया। इसने कहा कि अकाउंट सोल्ड की वैल्यू कितनी हो गई, 75 हो गई, तो हमने क्या किया, अलाउंस फॉर बैड डेट्स की वैल्यू को बढ़ा दी, 25 कर दी। अलाउंस फॉर बैड डेट्स और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन में फ़र्क है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन वो अमाउंट होती है जो आप एसेट को इस्तेमाल करने के बाद ये वैल्यू डिक्लाइन हो चुकी होती है, ये अमाउंट रिकवरेबल नहीं होती, ये अमाउंट वापस नहीं मिलती, ये अमाउंट आपकी कंज्यूम हो गई, यानी आपका एसेट सेकेंड हैंड हो गया। लेकिन अलाउंस फॉर बैड डेट्स आपकी एक एस्टिमेटेड अमाउंट होती है, एक अंदाजे वाली अमाउंट होती है कि शायद ये अमाउंट ना मिले, मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। आपने क्रेडिट सेल किया 1 लाख रुपए का और आपने अंदाज़ा लगाया इसमें से 20,000 नहीं मिलेंगे, अंदाज़न अमाउंट होती है, अलाउंस फॉर बैड डेट एस्टिमेटेड अमाउंट है, ठीक है। तो ये अंदाज़ा वाले अमाउंट आपको मिल सकती है। पॉसिबल है कि 20 के 20,000 मिल जाए, पॉसिबल है कि इसमें से 10,000 ना मिले, पॉसिबल है कि इसमें से 25,000 ना मिले। तो ये वही चीज़ है, ये कह रहा है कि इसमें पॉसिबल है कि 90,000 मिल जाए, तो 10,000 आपको नहीं मिलेंगे। इसमें कह रहा है कि पॉसिबल है आपको 25,000 ना मिले, इसका मतलब 75,000 मिल जाएंगे। और जब आपकी बैलेंस शीट में जो वैल्यू थी तो आपने कहा था कि इसमें से पॉसिबल 1 लाख में से 20,000 ना मिले, तो अंदाज़न अमाउंट होती है, ज़रूरी नहीं है कि ये 20 के 20,000 रुपये ना मिलें। 20 के 20,000 पूरे भी मिल सकते हैं, 10,000 भी मिल सकते हैं, 15,000 भी मिल सकते हैं, 5,000 भी मिल सकते हैं। तो ये वो अमाउंट है जो हम अंदाज़ा लगाते हैं अलाउंस फॉर बैड डेट्स। तो इसी वास्ते अलाउंस फॉर बैड डेट्स को हम अप एंड डाउन करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो रकम है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन वाली, ये तो आपकी सेकंड हो गई, सेकंड हैंड हो गई, आपने इस्तेमाल किया, वो एसेट आपका डिक्लाइन कर गया, तो ये अमाउंट आपकी रिकवरेबल नहीं है। इन दोनों में फ़र्क है, ठीक है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। रीज़न मैंने आपको बता दी, ये एस्टिमेटेड अमाउंट है, अंदाजे की अमाउंट है कि शायद ना मिले, शायद मिल गए तो ठीक है, वेरी गुड, ना मिले तो हमने अंदाज़ा लगाया हुआ था। तो ये दोनों मर्जिंग के अंदर मेन प्रॉब्लम यही आती है।